हेलो फ्रेंड्स, आई एम बच्चू सर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूटिलिटी एनालिसिस, जो SYGC इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। सबसे पहला यूटिलिटी टर्म को प्रपोंड करने वाला डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल था, जिन्होंने अपने किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पब्लिश किया था इन द ईयर 1890। एक्सप्लेन द टर्म यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? इट इज़ नथिंग बट वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी। द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन derived from a commodity is called utility. यूटिलिटी डिपेंड करता है अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब इसका मैं पूरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक कंज्यूमर है जो थर्स्टी है, प्यासा है, तो कौन सा कमोडिटी है जो उसको यूटिलिटी देगा? उस कमोडिटी का नाम है वाटर। वाटर हैज़ द कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फाइंग थर्स्ट ऑफ अ कंज्यूमर। ये यूटिलिटी डिपेंड करता है अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितना कंज्यूमर का इंटेंसिटी ऑफ वांट हायर होगा, प्यास ज़्यादा होगी, उतना वो पानी का ग्लास उसे यूटिलिटी ज़्यादा देगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। 7 चरित्र हैं यूटिलिटी के। इसका कोडवर्ड है यूपीएस से डर। ये कोडवर्ड आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहला यू, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट द सेम। कहते हैं कि जो कमोडिटी अपना वांट सेटिस्फाई करता है उसमें यूटिलिटी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कमोडिटी आपके लाइफ के लिए यूज़फुल हो। सर एग्जाम्पल? यस, है ना एग्जाम्पल। लिकर, एक ड्रंकर के लिए लिकर यूटिलिटी तो देता है, लेकिन वो उसके लाइफ के लिए यूज़फुल नहीं है। अनदर एग्जाम्पल, एक स्मोकर है हु स्मोक सिगरेट। सिगरेट उसे यूटिलिटी तो देगा, लेकिन उसके लाइफ के लिए वो यूज़फुल नहीं है। यू हो गया। अब आते हैं पी पर, प्लेजर। यूटिलिटी एंड प्लेजर आर नॉट द सेम। एग्जाम्पल, एक सिक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है, तो while taking the injection, consumer derives utility, but he does not enjoy satisfaction. नहीं, pleasure, उसे प्लेजर नहीं मिलता है while taking the injection. तीसरा है S, utility and satisfaction are not the same. कहते हैं कि utility is a source of satisfaction. Utility is determined before consuming a commodity. Utility पहले आता है, it comes earlier, लेकिन satisfaction उसको follow करता है। जो joy, pleasure, benefit consumer को मिलता है after consuming a commodity, it is called satisfaction. Example, एक प्यासे आदमी को मालूम है कि ग्लास ऑफ वाटर उसे यूटिलिटी देगा, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब वो पानी का ग्लास पिएगा। और एक एस है, मैंने आपसे कहा था यूपीएस से डर, तो डबल एस है, दैट इज एस स्क्वायर। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, मतलब हम उसे आंकड़ों में मेजर कर सकते नहीं हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको न्यूमेरिकली मेजर कर सकते नहीं है। अब आते हैं डर पे। यूटिलिटी डिमिनिशेस एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। एक प्यासा आदमी जब पहला ग्लास पानी का पिएगा तो उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट काफ़ी हाई है। लेकिन जैसे वो एक के बाद एक ग्लास पीते जाएगा, उसका यूटिलिटी कम होते जाएगा। उसके बाद है ई, नो एथिकल कंसिडरेशन। यूटिलिटी इज मॉरली कलरलेस। एग्जाम्पल, रिश्वत के द्वारा कमाया हुआ पैसा
इलीगल मीन्स के द्वारा कमाया गया पैसा आपको यूटिलिटी तो देगा, लेकिन वो मॉरली करेक्ट नहीं है। और आखिरी, रिलेटिव टर्म। यूटिलिटी एक रिलेटिव टर्म है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। तो 7 चरित्र हैं यूटिलिटी के, यूपीएस से डर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज पे। कहते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। बच्चों, मैं पहला एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। लकड़े को हम शेप देकर फर्नीचर बनाते हैं। दैट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग रॉ मटीरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। इसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा है टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो हमें टाइम यूटिलिटी प्रदान करता है। Nowadays, goods are produced on a large scale. They are not immediately consumed. जब तक उनका डिमांड नहीं आएगा तो आप गुड्स को स्टोर करोगे कहाँ पे? वेयर हाउसेज में। वेयर हाउस स्टोर करेगा गुड्स को व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड और डिलीवर करेगा एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस। तो वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। तीसरा है प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैरी करता है मटीरियल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज फ्रॉम द प्लेस ऑफ एबंडेंस टू द प्लेस ऑफ स्कार्सिटी। सर एग्जाम्पल दो ना। यस बेटा, देता हूँ एग्जाम्पल। हिमाचल का और कश्मीर का एप्पल्स मुंबई में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट कम्स पोजेशन यूटिलिटी। बच्चों, एक्सचेंज प्रोसेस होता है। ये एक्सचेंज प्रोसेस होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर एंड फाइनली द गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमर। इसे कहते हैं पोजेशन यूटिलिटी, जहां ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और आखिरी है सर्विस यूटिलिटी। बच्चों, प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। ये लोग कोई फिजिकल या टेंजिबल गुड्स नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन ये लोग अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करके आपका नीड और वांट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये था 5 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। अब हम लोग आते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट पे, उसका नाम है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। बच्चों, 3 टर्म्स है ATM। A stands for average utility, T stands for total utility, M stands for marginal utility। अब सबसे पहला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन or utilities derived by a consumer from consuming all the units। सब यूनिट्स कंज्यूम करने से कितना यूटिलिटीज मिलता है उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, मैंने 5 ग्लास पानी का पिया, तो पहले ग्लास का मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे का मार्जिनल, तीसरे का, चौथे का और 5वें का। जब पांचों ये ऐड किया जाएगा तो उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। मैंने अब तक 5 ग्लास पानी के पिए और मेरा टोटल यूटिलिटी है 100। अब मेरी इच्छा हुई 6th ग्लास पानी पीने की, पिया मैंने और टोटल यूटिलिटी बढ़ के हो गया 110। तो 100 में एडिशन हुआ 10 का, दैट 10 इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट, फ्रॉम द लास्ट यूनिट। 110 माइनस 100 इज मार्जिनल यूटिलिटी। और तीसरा है एवरेज यूटिलिटी। अरे वेरी सिंपल,
टोटल यूटिलिटी अगर 110 है तो उसे डिवाइड करो बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ग्लासेस। तो 110 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। इट इज एवरेज यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये आप डिराइव करोगे थ्रू द फॉलोइंग: टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये थे 3 कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन पे, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सबसे पहला तो आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि यूटिलिटी का टर्म propound करने वाला इकोनॉमिस्ट का नाम था डॉक्टर आल्फ्रेड मार्शल। तो इस लॉ को propound करने वाला भी वही इकोनॉमिस्ट है। ये इकोनॉमिस्ट हमें लॉ समझाता है इस प्रकार से। सबसे पहला वो मीनिंग समझाता है कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो ये रिपीट हुआ है अर्लियर कंसेप्ट से। इसका सेकंड पॉइंट है लॉ ऑफ डीएमयू। सर, ये मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस है कि जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, जो एडिशनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते जाएगा फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। मतलब वही एग्जाम्पल पानी के ग्लास का। पहला ग्लास अगर आपने पानी का पिया तो वो आपको मैक्सिमम यूटिलिटी देगा, दूसरा वाला उससे कम देगा, तीसरा उससे कम देगा, चौथा और कम देगा। फाइनली एक पॉइंट आएगा जब यूटिलिटी वो देना बंद करेगा। और अगर 6th वाला या 7th वाला अगर आप कंज्यूम करना चाहो तो वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी देगा। तो यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज कंजम्पशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा वही थर्स्टी मैन। थर्स्टी मैन को ग्लास ऑफ वाटर सेटिस्फैक्शन देगा। द फर्स्ट ग्लास विल गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सेकेंड लेस, थर्ड लेसर, फोर्थ लीस्ट, फिफ्थ जीरो एंड सिक्स्थ नेगेटिव। फाइनली मार्शल का कहना है कि अ सिंगल वांट इज फुल्ली सेटिस्फाइड। कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाई हुआ था 5वें ग्लास पे। अब ये लॉ एक्सप्लेन करने के 2 तरीके हैं, एक विद द हेल्प ऑफ अ टेबल और दूसरा डायग्राम सपोर्टिंग द टेबल। सबसे पहला टेबल। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक पेज प्रेजेंट करूंगा जिसमें टेबल भी है और डायग्राम भी है, जो आपको बहुत इजी कर देगा कंसेप्ट। तो आपके सामने यहाँ पे टेबल दिख रहा है। ये टेबल में 3 कॉलम्स हैं: यूनिट्स ऑफ वाटर, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। यूनिट्स ऑफ वाटर पे पहले ध्यान दो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड कॉलम पे हम ध्यान दे रहे हैं। पहला ग्लास पीने से कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी मिला 10 यूनिट्स का, दूसरे में उसे मिला 5 यूनिट्स का, तीसरे में उसे मिला 2 यूनिट्स का, चौथे में उसे मिला 0। लेकिन आखिरी वाला जो ग्लास उसने पिया तो उसमें उसे डिसयूटिलिटी मिला। इसे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो ये टेबल यहाँ तक आपको समझ में आया कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाता है। लेकिन तीसरे कॉलम में जरा ध्यान देना, टोटल यूटिलिटी। जब पहला ग्लास पिया तो मार्जिनल था 10, तो टोटल भी रहेगा 10, क्योंकि उसने एक ही ग्लास पिया। जब 2 ग्लास उसने पिया तो मार्जिनल हुआ 5, तो 10 + 5 टोटल के कॉलम में आएगा 15। तीसरा ग्लास उसने पिया तो मार्जिनल हुआ 2, तो 15 + 2 टोटल कम्स टू 17। चौथा ग्लास पिया,
मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो, तो टोटल विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 17। लेकिन पांचवी क्लास में -2 है, तो 17 - 2 इज 15। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाता है एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाता है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होता है तब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होता है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है। तो ये था आपका टेबल, और ये था आपका, अभी आता है डायग्राम पे। डायग्राम, तो डायग्राम में दो एक्सिस है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें लेना है यूनिट्स ऑफ वाटर, और वाई एक्सिस पे हमें लेना है मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। यूनिट्स ऑफ वाटर हम 0 से स्टार्ट करके 5 तक जाएंगे, ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी में हम स्टार्ट करेंगे -2 से, क्योंकि मार्जिनल का मिनिमम वैल्यू इज -2 और मैक्सिमम वैल्यू हम टोटल का लेंगे जिसे 17 कहते हैं। तो हम 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 5 यूनिट्स का गैप रखेंगे और नीचे -5। आप ध्यान से देखिए, एक कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, उसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मतलब जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। चौथे वाली यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0, वो एक्स एक्सिस पे टच करता है, और पांचवे में वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, और फिर एक पॉइंट आता है जहां टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, और फाइनली इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। टोटल कभी नेगेटिव होता नहीं है। बच्चों, ये ध्यान में रखना कि ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस, सर्टन कंडीशंस। 8 कंडीशंस है ये लॉ के। ये 8 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका कोडवर्ड है HT ST CR CD। अब ये क्या है HT ST CR and CD? सबसे पहला है H, होमोजीनियस यूनिट्स। इसका दूसरा नाम है आइडेंटिकल यूनिट्स। अगर ये लॉ एप्लीकेबल करना है तो ऑल द कमोडिटीज मस्ट बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, otherwise the law will not be applicable, will not be applicable. T, no gap in time, मतलब जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है ग्लासेस ऑफ वाटर को, तो द ग्लासेस ऑफ वाटर मस्ट बी कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के तुरंत बाद तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर उसने टाइम गैप रखा तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट बढ़ जाएगी और वो लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं। S एंड T, S का मतलब है स्टैंडर्ड साइज। बच्चों, प्यासे आदमी को पानी यूटिलिटी देता है, तो पानी का स्टैंडर्ड साइज है ग्लास ऑफ वाटर। ये न छोटा है एकदम, न एकदम बड़ा है। तो ध्यान में रखना कि द साइज ऑफ यूनिट्स मस्ट बी स्टैंडर्ड, it should not be too small or too big, otherwise the law will not be applicable. उसके बाद है T, no change in taste and habits। जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट एंड हैबिट्स मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। अगर उसका टेस्ट चेंज होता है तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन आदमी को अगर पहला पीस ऑफ एग दिया जाएगा तो उसे सेटिस्फैक्शन नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि वो उसके उसूल के खिलाफ है। लेकिन जैसा उसे दूसरा दिया जाएगा
तो हो सकता है कि वो थोड़ा डिसलाइकिंग कम होगा, और कुछ दिनों के बाद आप उसके मुंह से सुनोगे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उसके बाद है सी। सी का मतलब है कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मार्शल ने कहा कि भाई यूटिलिटी इज न्यूमेरिकली मेजरेबल। ये उसने इसीलिए कहा क्योंकि उसको लॉ को सिंप्लीफाई करना था, जबकि हमने पहले कहा था कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव, हम उसे आंकड़ों में कभी नाप सकते नहीं हैं। लेकिन चूंकि ये लॉ सिंप्लीफाई करना था, इसलिए मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी इज कार्डिनल। उसके बाद है रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये लॉ एप्लीकेबल होने के लिए कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। मतलब न वो माइजर होना चाहिए, न वो इनसेन होना चाहिए, न वो ड्रंकर होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जिसका एम होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद एक सी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएट होता है तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं। और आखिरी है डी। डी स्टैंड्स फॉर डिविजिबल नेचर ऑफ गुड्स। मतलब जो कमोडिटी हम सिलेक्ट करेंगे इट शुड बी ऑफ अ डिविजिबल नेचर, ताकि हम डिवाइड कर सके उसे छोटे छोटे यूनिट्स में। हर छोटा यूनिट हम कंज्यूम कर सकते हैं सेपरेटली, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं सेपरेटली। एग्जाम्पल चपाती। चपाती आप आखा नहीं खाते हो, आप उसे टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके खाते हो, ताकि आप हर टुकड़े का मार्जिनल यूटिलिटी मेजर कर सको। तो ये थे आपके 8 कंडीशंस, HT, ST, CR, CD। अब हम लोग आते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU। एक्सेप्शंस का मतलब है वो केसेस जहां ये लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं। इसका मतलब यूटिलिटी डिक्रीज होने की जगह वो इंक्रीज होते जाएगा। ये कब होगा? तो इसका भी 6 पॉइंट्स है, और इसका कोडवर्ड है M3R²D। अब ये M3 क्या है? पहला M है मनी। कहते हैं कि इन केस ऑफ मनी द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग रादर देन गोज ऑन डिक्रीजिंग। सर एग्जाम्पल दो ना। बंदो, एक व्यक्ति को आप एक 500 का नोट दो तो उसे एक अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिलेगा, वो खुश होगा कि मुझे 500 का नोट मिला। अगर उसको तुरंत आप दूसरा 500 का नोट दो तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल कम होने की बजाय थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो दूसरा 500 का नोट से कुछ और वांट सेटिस्फाई कर सकता है। तीसरा 500 का नोट दो तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और कम होने की बजाय और बढ़ते जाएगी। तो मनी के केस में लॉ ऑफ DMU इज नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद दूसरा M है म्यूजिक। कई लोगों को हॉबी होता है टू लिसन टू म्यूजिक। जितना ज़्यादा वो म्यूजिक सुनते हैं उतना उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाता है। बट देयर क्रेव फॉर म्यूजिक नेवर डाइज, इट गोज ऑन इंटेंसिफाइंग फर्दर एंड फर्दर। तीसरा M है माइजर। माइजर का मतलब है कंजूस। कहते हैं कि एक माइजर आदमी लव्स टू एक्यूमुलेट वेल्थ। जितना वेल्थ उसको मिलेगा उतना उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। उसका क्रेव फॉर एक्यूमुलेटिंग वेल्थ नेवर स्टॉप्स, वो बढ़ते ही जाता है। तो ये था M3। अब आते हैं R² पे। R का मतलब है रेयर कलेक्शन। कई स्टूडेंट्स को, कई लोगों को हॉबी होता है ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, फोटोज, कॉइन्स एक्सेट्रा। कहते हैं कि जितना उनका कलेक्शन बढ़ता है उतना उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ते जाता है। वो कम होने की जगह वो और भी इंटेंसिफाई फर्दर एंड फर्दर होता है।
उनकी भूख कभी मरती नहीं है। और एक आर है रीडिंग। कई लोगों को हॉबी होता है, हैबिट होता है ऑफ रीडिंग बुक्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। कहते हैं कि जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। द मोर बुक्स यू रीड द मोर नॉलेज यू गेन, बट योर क्रेव फॉर रीडिंग नेवर स्टॉप्स, नेवर एंड्स। और आखिरी है ड्रंकर। उसे ड्रंकर्ड भी कहते हैं। एक ड्रंकर जो होता है उसे जितना पेग्स ऑफ वाइन आप दो उतना उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा, rather than goes on decreasing. When he drinks the first peg of wine, so he will get lower amount of satisfaction. But as he goes on drinking more and more pegs of wine, his level of satisfaction will go on increasing. बच्चों, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि क्या महत्वाकांक्षा है, क्या इम्पोर्टेंस है लॉ ऑफ डीएमयू के। इसमें 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोड्यूसर। कहते हैं कि ये लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करता है प्रोड्यूसर को इन डिसाइडिंग हिज पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन एंड फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा उसके पास स्टॉक होगा उतना मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, तो समझ जाने का उतना वो लो प्राइस पे गुड्स को सेल करेगा। बिकॉज लार्जर द स्टॉक लेसर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी, हेंस लोअर विल बी द प्राइस। दूसरा इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर को। कंज्यूमर गुड्स तब तक बाय करेगा जब तक वो कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस विच ही इज पेइंग। वो स्टॉप करेगा कंजम्पशन वो पॉइंट पे जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है प्राइस को। सर एग्जांपल दोनों, क्योंकि हमको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो ये क्लियर करने के लिए आपको बताता हूँ। मैं एक दुकान में गया और एक चीज़ का दाम पूछा। मैं ये सोच के गया कि वो चीज़ मुझे 100 यूनिट्स का यूटिलिटी देगा, लेकिन जैसे ही मैंने दाम पूछा और दुकानदार ने दाम बताया तो उसने 50 रुपया कहा, 50 यूनिट्स। अब 100 का मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस केवल 50 है, तो मैं उससे दूसरा कमोडिटी भी खरीदूंगा, लेकिन दूसरा कमोडिटी 100 की जगह मुझे 75 का मार्जिनल यूटिलिटी देगा, फिर भी वो प्राइस से ज़्यादा है। फिर मैं तीसरा कमोडिटी खरीदूंगा। तीसरा कमोडिटी मुझे 50 यूनिट्स या 50 रुपये जितना सेटिस्फैक्शन देता है और प्राइस भी उसका 50 रुपये है, तो मैं वहाँ पे स्टॉप करूँगा और इस तरीके से मैं अपना रैशनल बिहेवियर प्रदान करूँगा और अपना सेटिस्फाई करूँगा वॉन्ट्स को। तीसरा इम्पॉर्टेंस है फाइनेंस मिनिस्टर। लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प्स अ फाइनेंस मिनिस्टर टू फ्रेम अ साउंड टैक्स पॉलिसी। वो हाई टैक्स लगाएगा ऑन रिच पीपल, क्योंकि रिच लोगों के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लो, और कम टैक्स लगाएगा गरीबों के पे, क्योंकि उनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वेरी हाई। मोनोपोलिस्ट। लॉ ऑफ डीएमयू मोनोपोलिस्ट के लिए भी बहुत काम का है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर चार्ज करेगा हाई प्राइस टू अ रिच पेशेंट, वेरेज वो लो प्राइस चार्ज करेगा टू अ पुअर पेशेंट, क्योंकि दोनों के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम नहीं है। गवर्नमेंट। लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करता है गवर्नमेंट को इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज such as industrial policy, tax policy, trade policy, etc. to promote welfare of the people. Government transfer करती है resources को from rich people to the poor people and thereby promote socio-economic justice. Sixth point, basis of law of demand and supply. When marginal utility is high, consumer will buy even at a high price.
जब मार्जिनल यूटिलिटी चीज का ज्यादा है तो कंज्यूमर उसे हाई प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार होगा। व्हेन सप्लाई इज हाई तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी लो, तो सेलर विल सेल मोर इवन एट अ डैश प्राइस, लो प्राइस। एंड सर, हाउस होल्ड बजट, माई लॉ ऑफ DMU हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू प्लान हिज खर्चा का पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी इन सच अ मैनर कि ही विल गिव हाई प्रायोरिटी टू नेसेसरीज ड्यू टू देयर हाई मार्जिनल यूटिलिटी। स्टॉप।